अब हम चलते हैं कि जो तीसरे चरण में जो भारत की गरीबी चरम सीमा पर पहुंचने लगी, आखिर इसके कारण क्या थे? दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या थे? कारण, जैसा मैंने कहा शुरू में, कई हो सकते हैं, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक। हमें यहाँ पर अपना सारा ध्यान आर्थिक कारणों पर केंद्रित करना है अभी, क्योंकि किसी भी आंदोलन की शुरुआत आर्थिक कारणों से होती है। यदि हम एक नज़र पे देखें कि ऐसे क्या आर्थिक कारण थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, तो यहाँ पर आपके सामने 7 कारण लिखे हुए हैं। 7 कारणों पर एक एक करके हम विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जो सोने की चिड़िया थी, वह आज विश्व में सबसे गरीब देशों में कैसे हो गया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या स्थितियां थीं, ऐसा अंग्रेजों ने क्या किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, और हम सफल भी हुए अंग्रेजों को हटाने में, लेकिन गरीबी आज भी बनी हुई है। इतने गरीब हम हो गए। और यदि आप लोगों को कहा जाए कि सोने की चिड़िया थी, तो हमको, आपको, सबको ऐसा लगता है कि मानो यह एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है या एक पौराणिक कहानी का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में 16वीं शताब्दी का भारत, वास्तव में 1700 तक का भारत बहुत अमीर धनाढ्य देश था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिंदु से, यह जानने के लिए कि शोषण कैसे शुरू हुआ और उसमें आखिर पहला कारण क्या था। यदि आप भारत के नक्शे को देखें तो जो रियासतों में बटा था और जिस पे अंग्रेज लोग अब शासन कर रहे थे, या उसके पहले भी, तो उस समय आप देखेंगे कि जो रियासतें थीं या जो राज्य थे, ये बड़े छोटे छोटे थे। 600 से ऊपर राज्य थे। लेकिन और उन राज्यों के अंदर जो व्यवस्था थी वो बड़ी अलग ढंग की थी। दूसरे शब्दों में, एक गांव की यदि कल्पना करें, आज से 500 वर्ष पुराने गांव की कल्पना करें, तो हर गांव अपने स्वयं में आत्मनिर्भर रहता था। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? गांव का किसान, गांव का हर व्यक्ति किसान था। आप सुने इसको ध्यान से, गांव का हर व्यक्ति किसान था, और हर व्यक्ति किसान था और साथ ही किसी न किसी अन्य उद्योग में काम करता था। उद्योग किस तरह के? काश्तकारी का, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, बढ़ई का, उसके अलावा फर्नीचर का काम, उसके अलावा मेटल आदि का काम, और अन्य कई तरीके के काम, कपड़े का काम, वह स्वयं करता था। कब करता था? जब खेती बाड़ी का मौसम रहता था तो वह खेती बाड़ी करता था। यानी 6 माह खेती बाड़ी और फसल कटाई में उसके निकल जाते थे, और दूसरे 6 माह वह अन्य कार्य करके अपनी जीविका चलाता था। अब यदि एक गांव में 100 परिवार रहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, तो 10 परिवार, तो 100 के 100 परिवार तो किसान हैं, लेकिन उसमें से 10 परिवार फर्नीचर का काम भी करते हैं, फर्नीचर में दरवाजे आदि का काम करते होंगे। दूसरे 10 परिवार फर्नीचर में टेबल, कुर्सियां और अन्य तरह के लकड़ी के सामान बनाने का काम करते होंगे। तीसरे 10-15 परिवार मिट्टी का काम करते होंगे, मिट्टी के घड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के चूल्हे बनाना आदि आदि। और चौथे 10-15 परिवार काश्तकारी, चमड़े का काम करते होंगे, जूते बनाना, चप्पल बनाना। पांचवें परिवार किसी तरह का कॉटन का काम करते होंगे। दूसरे 10 परिवार मेटल का काम करते होंगे, ताले आदि बनाना।
तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो अब क्या हुआ, मेरे पास मैं चावल पैदा किया और मैं लकड़ी के दरवाजे बनाने का काम करता हूँ, लकड़ी के पलंग बनाने का काम करता हूँ। गांव में किसी को पलंग की ज़रूरत है और वह व्यक्ति चमड़े का सामान बनाने का काम करता है और चावल की जगह वो गेहूं उगाता है, तो मैं उसी से गेहूं ले लूँगा, कुछ चावल दे दूँगा, मैं उसी से पलंग देकर उसके बदले उसकी एवज में दूसरा सामान ले लूँगा जो वो बनाता है, जिसकी ज़रूरत है मुझे, चाहे वो मिट्टी का सामान हो, चाहे वो चमड़े का सामान हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ का सामान हो। दूसरे शब्दों में ऐसा बहुत कम होता था जब वो एक गांव के लोगों को सामान खरीदने के लिए किसी दूसरे गांव की ओर मुखातिर होना पड़ता था, जाना पड़ता। किसी विशिष्ट परिस्थितियों में खास तरीके के सामानों के लिए ही उसे दूसरी जगह जाना होता था, अन्यथा दैनंदिनी के कार्य के लिए एक गांव स्वयं में आत्मनिर्भर बाजार था। ख्याल करें, किसान तो था ही, साथ में वह अन्य उद्योग भी घर में चलाता था। दिया का उद्योग, मोमबत्ती बनाने का उद्योग, आदि आदि। अब जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने जब शासन शुरू किया 1750 में, 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई और फिर बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद उन्होंने इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए उन्होंने एक गांव में ये जो सामान खरीदते थे, यह सामान अब उन्होंने कम कीमत में खरीदने का दबाव बनाया, पक्का सामान ना लेकर के रॉ मटेरियल लेने का दबाव बनाया, कपड़े ना लेकर के अब सूत लेने लगे, कॉटन ले जाने लगे। ये जो फर्नीचर और बहुत सुंदर सुंदर कालीन और अन्य सामान थे, इनको अपने द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीदने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। और इस प्रकार इस सब दबाव का परिणाम क्या हुआ कि ये जो काश्तकार थे, ये जो कारीगर थे, ये जो शिल्पकार थे, इन लोगों को अब कम सामान में कम पैसा मिलने लगा, उसी काम के लिए उनको पैसा कम मिलने लगा। और तो और रियासतों के ख़त्म होने से या कम होने से, या रियासतों का अब अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ जाने से क्या परिणाम हुआ, इन लोगों ने भी, राजाओं ने भी, ज़मींदारों ने भी, धनाढ्य वर्ग के लोगों ने भी ये शिल्पकारों का सामान खरीदना कम कर दिया। अब तो वो स्वयं मोहताज हो गए थे। तो परिणाम ये हुआ कि एक गांव में जो किसान थे, उनका जो ये दूसरा धंधा था वह समाप्त हो गया और गांव जो है वह अब आत्मनिर्भर नहीं रहा। उसे अब दूसरे गांव से जाकर कुछ सामान लाना पड़ा जो कुछ वहां मिल जाता था। तो गांव का आप यदि एक नक्शा देखें, इसमें बड़ा साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वह एक आत्मनिर्भर यूनिट का काम करता था। अब ये काश्तकार, शिल्पकार आदि 100 वर्षों के दौरान ख़त्म हुए। ऐसा नहीं कि ये परिवर्तन 1 वर्ष में या 2 वर्ष में आया, कई वर्षों में ये प्रक्रिया चली। तो साथ ही दूसरी चीज़ ये हुई कि अंग्रेज लोगों ने गांव में पटवारी की नियुक्ति कर दी, जो ज़मीन का हिसाब रखने लगा। उन्होंने एक थानेदार की नियुक्ति कर दी, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को देखने लगा। इस प्रकार एक तरीके से अंग्रेजों द्वारा थोपे गए अधिकारी लोग अब एक गांव के अधिकारी बन गए, और जो गांव के लोग स्वतंत्र थे पूर्व में अपना शासन स्वयं चलाने के लिए, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। तो ये पटवारी, तहसीलदार या जो थानेदार, इस तरह के व्यक्ति का गांव में आना, जहां एक तरीके से इस बात के लिए अच्छा था कि गांव अब जिले से जुड़ने लगे, इसका बुरा परिणाम ये था कि गांव की जो अर्थव्यवस्था थी, जिस पर किसान निर्भर था, वह टूट गया।
पूरी अर्थव्यवस्था का विघटन जो इस विषय का पहला बिंदु है, आर्थिक शोषण का पहला बिंदु है, वह हो गया। सो इस प्रकार गांवों का विघटन, गांवों का टूटना अंग्रेजों के द्वारा भारत पर पहला एक तरह से ब्लो था, अटैक था। और यह पूरी प्रक्रिया में कई वर्ष लगे। भारत की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह ग्रामीण थी, भारत की अर्थव्यवस्था जिसका केंद्र गांव था, वह अब टूटने लगा। किसान अब किसान नहीं रहा। आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर इसकी परिणति और दुर्गति और कितनी हुई। अभी तो उसका उद्योगों से उसका जो संपर्क था वह टूट गया और अब वह खेती पर निर्भर हो गया, केवल खेती और खेती बस। तो बच्चों, ये सबसे अहम बिंदु आर्थिक कारण का है। मैं एक बात पुनः कह दूं कि हमारा जो विषय है राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, उसके कई कारणों में से एक कारण है आर्थिक कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और आर्थिक कारणों को इन 7 भागों में बांटा गया है आपकी समझ के लिए। और उसमें पहला कारण हमने पूरा कर लिया, समझ लिया कि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन पहला कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है। अब हम दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ऐसी क्या बात थी जिसके कारण भारतीय जनमानस और गरीब हो गया? भारत की 90% आबादी उस जमाने में गांव में थी, ग्रामीण आबादी थी। मात्र 10% लोग शहर में रहते थे। 90% आबादी को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से थे? एक तो विघटन, जिसने काफी हद तक हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। दूसरा बिंदु जो हम कुछ हद तक कर चुके हैं वह है शिल्पकार, कारीगर, ये लोग का क्या हश्र रहा, क्या हश्र हुआ। अब ये लोग कहीं के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनसे जबरदस्ती सस्ती कीमत पर, कई बार घाटे में भी सामान खरीदा जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा दबाव बनाकर। और अंग्रेज लोग ऐसा करने में अब इसलिए सक्षम हो गए कि वो शासक हो गए थे, अब व्यापारी नहीं थे। उन्होंने देश के कई हिस्सों में कब्जा कर लिया था। दूसरा, अंग्रेजों ने इन पे ये भी दबाव बनाया कि कच्चे माल को ही अब बेचें और सस्ते में बेचें। दूसरे शब्दों में कारीगर अब कच्चे माल इकट्ठा करने वाले लोग बन गए, अब कारीगर नहीं रहे। एक कारण और था कि ये कारीगर क्यों नहीं रहे, क्योंकि जो इनके संरक्षक थे, इनके जो पैट्रन्स थे, राजा लोग, राजा के दरबारी लोग, जो लोग इनसे महंगी सामान, महंगी चीज़ें खरीदते थे, जिनमें ये क्षमता थी खरीदने की, वे लोग अब नहीं रहे, या वे लोग अब अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए और उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति बहुत गिरने लगी। तो इस प्रकार कारीगर, शिल्पकार और ये जो सारे गांव के लोग थे, ये एक तरीके से गायब हो गए या बहुत कम बचे। इसी दौरान एक घटना और हुई। 1775-78 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? बहुत सारे उद्योग खुले, मशीनीकरण हुआ, मशीनें आई, मशीनों से अब पैदावार होने लगी, मशीनों से अब माल बनने लगा। तो इसका भारत पे कैसे असर पड़ा? भारत से अब कच्चे माल की मांग ज़्यादा बढ़ गई। इंग्लैंड में जो बहुत सारे उद्योग खुले, कॉटन उद्योग, सूती के फैक्ट्रीज खुली, उनको अब कॉटन की ज़रूरत थी। भारत से अब कॉटन के शर्ट नहीं जाते थे, बल्कि अब कॉटन स्वयं जाता था। कच्चा कपास वहाँ भेजा जाने लगा और वह भी कम कीमत पे।
और वो कच्चे कपास से वहाँ शर्ट बनती थी जो निश्चित रूप से सस्ती रहती थी, क्योंकि मशीनों से बनने के कारण एक दिन में वह कई शर्ट बना सकते थे और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर रहती थी। तो भारत में बने हुए सामान को अब कौन खरीदेगा? भारतीय किसान मूल रूप से किसान था। वह जब ऐसे सामान बनाता था तो उसकी गति कम रहती थी, क्योंकि हाथ से बनाता था, सामान्य औजार से बनाता था, और चूंकि समय लगता था इसलिए उसकी कीमत भी अच्छी रहती थी, थोड़े महंगे होते थे। दूसरे ओर इंग्लैंड में बने हुए सामान अब सस्ते हो गए उद्योगों के कारण। तो ये औद्योगिकरण जो है, इंग्लैंड का औद्योगिकरण, इसने भारतीय शिल्पकारों, काशीदारों, बुनकरों और अन्य कारीगरों के व्यवसाय पर बहुत बुरा असर डाला। और इस प्रकार इन लोगों का एक तरीके से ये समाप्ति की ओर बढ़ चले। ये लोग अब मूल रूप से किसान ही रह गए। पहला बिंदु था विघटन, अर्थव्यवस्था का विघटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन। दूसरा बिंदु था इन कारीगरों का अब लुप्त प्राय होना शुरू हुआ और किसान अब मात्र किसान रह गए। तीसरा कारण जो आर्थिक कारण बना, जिससे शोषण बढ़ा, वह तीसरा कारण है कि इसका इन सब चीज़ों का कृषि पर कैसे प्रभाव पड़ा। आखिर अंग्रेजों ने क्या किया जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई? शुरू में ही बताया गया है कि उन्होंने गांव को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया, एक सबसे छोटा केंद्र बना दिया अपनी शासन व्यवस्था का, और वहाँ कुछ अधिकारी पदस्थ किए जो लोग ऊपर जिले में अपनी बातें रखते थे, गांव की बातें रखते थे। अब जब वहाँ पर पटवारी आया, वहाँ पर उन्होंने थानेदार रखा, वहाँ पर उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने वाला व्यक्ति बैठाया, तो ये ज़रूरी हो गया कि वहाँ की ज़मीन के टैक्स की व्यवस्था को भी समझें। और उन्होंने 1765 में सबसे पहले ऐसी ज़मीन में टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था लागू की जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उन्होंने टैक्स सिस्टम लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे अंग्रेजी में परमस्थायी बंदोबस्त। ये क्या था? रैयतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसने भारतीय कृषि को अनेकों वर्ष, अनेक 100 वर्ष पीछे खदेड़ दिया। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था? जैसा मैंने शुरू में ही बताया, कोई भी विदेशी आता है तो वो शोषण करता है, उसका उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना। तो भारत आकर उन्होंने देखा कि भारतीय ज़मीन से, किसानों से टैक्स कैसे लिया जाए, और उसका अध्ययन किया और यह पाया कि हमें इसके टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था को बदलना होगा, और ऐसा करके पैसा कमाने का नया जरिया निकाला। उदाहरण के लिए, जैसा मैंने कहा, 1765 में उन्होंने शुरू किया, और उसकी शुरुआत उन्होंने बंगाल से की, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया था 1757 में। तो 1765 में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की जिसके तहत उन्होंने कहा कि ज़मीन को अब बेचा जाएगा। ख्याल रखें, भारत में पहले ज़मीन खरीदी और बेची जा सकती है ऐसी कल्पना नहीं थी। हम लोग नहीं जानते थे कि ज़मीन खरीदी और बेची जा सकती है। हमारे यहाँ ज़मीन केवल राजा की होती थी और राजा
कुछ टैक्स की एवज में हमें ज़मीन में रहने देता था, खेती करने देता था, काम करने देता। लेकिन ज़मीन की क्रय और विक्रय होता है, यह भारतीयों के जानकारी में नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने यह सिस्टम लाया कि ज़मीन को अब हम नीलाम करेंगे और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे वो ज़मीन दे दी जाएगी और उस ज़मीन की एवज में नीलामी से पैसा मिलेगा और साथ ही जिस व्यक्ति ने ज़मीन ली है सबसे ज़्यादा बोली लगाकर, वह हर वर्ष सरकार को टैक्स भी देगा। टैक्स का प्रतिशत तय कर दिया गया और वह भी बहुत ऊंचा होता था। कई बार तो 11 भाग में से 10 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। कल्पना करिए कितना ज़्यादा टैक्स था। आधा तो देना ही रहता था, 50%, 50% टैक्स तो था ही, लेकिन इसके अलावा आधा टैक्स भी देना पड़ता था। आधे के अलावा कई बार ऑलमोस्ट 90% टैक्स के रूप में चला जाता था। तो ये जो कृषि की जो व्यवस्था थी, इस पर अब अंग्रेज़ों ने अटैक किया और इस पर हमला बोला और उन्होंने यह व्यवस्था शुरू की कि ज़मीन नीलामी की जाए, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे ज़मीन दे दी जाए, इस शर्त पर कि वह नियमित रूप से हर वर्ष सरकार को इतना टैक्स देगा। इसका परिणाम बड़ा स्पष्ट है। वही लोग ज़मींदार बने, वही लोग बोली लगा पाए जो अमीर थे। अमीर किसान ने बोली लगाई, ज़मीन ले ली। बाकी लोग, और ऐसे पूरे गांव की ज़मीन 2 या 3 किसानों के हाथ में चली गई। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग खेतिहर मजदूर बन गए। उन्होंने पहले ही कारीगरी छूट चुकी थी, अब ज़मीन भी चली गई। अब केवल उनके पास क्या बचा? मजदूरी। तो ये किसान जिनकी अपनी खुद की ज़मीन थी और पूर्व में उस ज़मीन की एवज में हर साल वो टैक्स देते थे, चाहे वो मुग़ल राजा हो, चाहे वो क्षेत्रीय राजा हो, चाहे वो सुल्तान हो, अब वह सब समाप्त हो गया और ज़मीन कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रह गई। और ये लोग जो बाकी किसान बचे, जो 95% किसान थे, वह क्या हो गए? खेतिहर मजदूर। ज़मीन भी चली गई। तो अब किसान कहाँ जाए? गांव से अब वो कहाँ जाए? ये ऐसा जो सिस्टम, ऐसा जो तरीका था, ये अंग्रेज़ों ने 3 जगह, 3 तरीके के सिस्टम भारत में लगाए। एक को कहते हैं रैयतवारी। रैयतवारी दक्षिण भारत में उन्होंने लगाया, जिसमें ज़मीन की नीलामी नहीं की गई, बीच में कोई दलाल के रूप में ज़मींदार नहीं तैयार किया गया, बल्कि किसान के साथ समझौता कर लिया गया। राजा अंग्रेजी शासन और किसान, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, एक समझौता हो गया कि इतनी ज़मीन आपकी है, इस ज़मीन में आप खेती करोगे तो इतना टैक्स दोगे। ये तो हो गई है रैयतवारी। महलवारी प्रथा एक अलग तरीके की थी जो बंगाल, उड़ीसा वगैरह में लागू हुई, और एक था बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जिसमें नीलामी होती थी। ये तीनों में टैक्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उनका तो उद्देश्य था पैसा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कमाना। दूसरा, यदि टैक्स नहीं दे पाए, यदि कर नहीं दे पाए, तो ज़मीन की पुनः नीलामी हो जाती थी। यानी ज़मींदार जिसने पहली बार बोली लगाकर वह ज़मीन ली है, उसे सतत ये भय रहता था कि वह समझौते के अनुसार समय पर जितनी रकम का कर देना है वो चुकाए, अन्यथा सरकार इसे फिर ले लेगी और उसको फिर से नीलामी करेगी, या किसानों से रैयतवारी तरीके में उन पर फाइन लगाएगी, फिर टैक्स बढ़ा देगी। तो चाहे वो महलवारी सिस्टम हो, चाहे वो बंदोबस्त हो, स्थायी बंदोबस्त, चाहे रैयतवारी सिस्टम हो, सभी में अंग्रेज़ों का उद्देश्य था जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। यह उद्देश्य नहीं था कि इससे कृषि का विकास हो। कृषि का विकास उनके कहीं भी लक्ष्य में नहीं था। उनका तो केवल एक ही उद्देश्य था कि कैसे ज़मीन से ज़्यादा पैसा लिया जाए।
इस प्रकार किसान जो है वह अब खेतीहर मजदूर हो गया, अब वह किसान भी नहीं रहा। मालिकाना हक जमींदार के पास चला गया। इस प्रकार पूरे देश में जमींदारों का जन्म हुआ, आधुनिक जमींदार आए। और ये जमींदार भी बदलते रहते थे। जब ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो जमीन फिर से बोली लगा ली जाती थी, नया जमींदार तैयार हो जाता था। जहाँ पर ये वाली व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। तो किसान की तो हालत टूट चुकी थी। और भारत एक कृषक प्रधान देश, भारत एक कृषि प्रधान देश, कृषक प्रधान देश। समझ सकते हैं आप कि इस व्यवस्था का भारत के किसानों पर, भारत के गांवों पर, ग्रामीणों पर कितना बुरा असर हुआ। तो ये जो बिंदु है कि किसानों का पूरी तरह से शोषण, यह एक बहुत अहम बिंदु है जो आपको याद रखना है कि किस तरीके से इनका शोषण हुआ और किस तरीके से कृषि पर इसका असर पड़ा। अब हम आते हैं अगले बिंदु की ओर, और वह है कृषि के प्रभाव के बाद। अब हमारा अगला बिंदु है कि इसमें कृषि की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा ना करने पर, वह पूरी ना होने पर किसान अब विवश था कि वह शहर की ओर जाए। दूसरे शब्दों में उसे अब शहर की ओर मुड़ना पड़ा। कृषि का विकास रुक गया, खेती जो है वो गतिहीन हो गई। और अंग्रेजों ने क्या किया? खाद्यान्न के बदले अंग्रेजों ने, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल क्रॉप, यानी ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जिससे उनको बहुत पैसा मिले। ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जिससे जो उपज हुई है उसको इंग्लैंड को भेजा जा सके। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, नील, कॉटन, गन्ना आदि आदि, इसे कहते हैं कमर्शियल क्रॉप। तिलहन, ये ऐसी फसल थी जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी मुनाफा होता था और ये पैसा फिर वो इंग्लैंड चला जाता था। तो इस प्रकार जो सामान्य खेती थी जिसमें सब्जी भाजी, दैनंदिनी की चीज़ें, इनकी कृषि अब लगभग ख़त्म होने लगी। चावल, दाल, गेहूं आदि की निर्भरता अंग्रेज़ों को उतनी नहीं थी, इसलिए उनका विशेष ध्यान इस पर नहीं था। उनका जोर था ये कमर्शियल क्रॉप, वाणिज्यिक खेती, ये बढ़ाई जाए। तो चौथा जो बिंदु है जो आपको समझना है वह है कि कृषि जो है वो गतिहीन हो गई, वह एक जगह आके रुक गई। पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही थी, खेती में गिरावट आ रही थी, उपज में गिरावट आ रही थी, और अंग्रेज लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जिससे कि कृषि का विकास हो, जिससे कि खेती पनपे। उल्टा शोषण हो रहा था। ये बढ़ता हुआ शोषण चौथा कारण है। अब हम पांचवें कारण की ओर आते हैं। पांचवा कारण जो है वह इन सब 3-4 कारणों से जुड़ा हुआ है, और वह है कि भारत के उद्योगों का समाप्त होना। जो हम पहले समझ चुके हैं कि गांव में छोटे छोटे उद्योग होते थे, हमारे यहाँ कोई बड़े उद्योग तो थे नहीं। तो भारत के ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं ग्रामों में केंद्रित, वह समाप्त हुए। किसान अब पूरी तरह किसान रह गया और पूरी तरह वो अपनी ज़मीन पर निर्भर हुआ। फिर ज़मीन भी चली गई, और ज़मीन भी जाने से अब वह शहर की ओर मुड़ा। शहर की ओर मुड़ने से क्या हुआ? अंग्रेजों ने यहाँ कुछ नए उद्योग डाले, कुछ दूसरे तरीके के उद्योगों का प्रारंभ हुआ भारत में। लेकिन वो सारे उद्योग इसलिए नहीं डाले गए कि उससे भारतीयों का विकास हो, भारतीयों का वार्धक्य हो,
उनकी स्थिति में सुधार हो, इसलिए नहीं। इसलिए वे उद्योग डाले गए जिसका फायदा अंग्रेजों को उनके औद्योगिकरण में मदद करे। उदाहरण के लिए कॉटन, सूती कपास का उद्योग, नील की फैक्ट्री, इन सब चीज़ों को डालकर यहाँ पर यह प्रयास किया जाने लगा कि जो आधुनिक उद्योग जिसे हम कहें उस समय की भाषा में, वे सब इंग्लैंड केंद्रित हों, वे सब इंग्लैंड केंद्रित हों। और हमारे यहाँ का उद्योग सब समाप्त हो गया, जिसमें हमारे यहाँ का मूलतः उद्योग क्या था? लकड़ी का था व्यवसाय, चमड़े का था, मिट्टी का था, छोटे छोटे मेटल का था, सब समाप्त हो गया। और किसान जो है शहर की ओर भागने लगा, उद्योग की खोज में, मजदूरी की खोज में। मजदूर तो हो ही गया था, खेती विहीन मजदूर होने के बाद अब वह पूर्ण रूपेण मजदूर बन गया और डेली अपनी जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अब वह रोज मजदूरी करने लगा। तो इस प्रकार यह एक अगला बिंदु है जिसको जो शोषण का कारण बना। अब हम आते हैं इसके बाद छठवें बिंदु पर। जो छठवां बिंदु है कि इस दौरान, जैसा मैंने बताया, कृषि पर हमला हुआ, गांव टूट गए, कारीगरी खत्म हुई और उद्योग शुरू हुए। लेकिन ये उद्योगों का भी विकास विशेष नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि ये उद्योग जो थे अंग्रेजों के पैसे पर निर्भर थे, ये उद्योग मशीनों पर निर्भर थे और भारत में मशीनें बनती नहीं थी। ये उद्योग ऐसी मशीनों पर निर्भर थे जिसको रिपेयर करना है, सुधारने के लिए भारत में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार ये उद्योग भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे। और ये उद्योग वो थे जिससे अंग्रेजों को मुनाफा होए, ऐसा बार बार उनका लक्ष्य होता था। सो कुल मिला के इस सब की परिणति ये हुई कि किसान अब किसान भी नहीं रहा, कारीगर तो था ही नहीं, किसान भी नहीं रहा, मजदूर हो गया और मजदूरी के लिए भी उसे दर दर भटकना पड़ा। कल्पना करें, मैं 80 से 90% भारतीयों की बात कर रहा हूं उस समय के, जो कृषि प्रधान देश में ग्रामों में रहते थे। और इस प्रकार हम विवश हो गए कि मजदूरी करें। एक और बात, अंग्रेजों के यहाँ औद्योगिकरण होने से उनके यहाँ के सूती कपड़े हमारे यहाँ बिकने लगे बहुत सस्ते में, उनके यहाँ के लकड़ी का सामान हमारे यहाँ आने लगा बहुत सस्ते में। ये तीसरा चरण है। तो सस्ते में वहाँ से जब सामान आया तो हम भारतीयों ने भी अपने ही द्वारा बनाए हुए सामान को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि वे महंगे थे और उनकी जो गुणवत्ता थी, फैक्ट्री में बने हुए जो शर्ट थे, कपड़े थे, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा थी, ज़्यादा समय तक वो चल सकते थे। तो इस प्रकार हम स्वयं भी अब पसंद करने लगे कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सामान को खरीदें। और यह था अंतिम प्रहार, हमारे ही द्वारा, हमारे ही ऊपर अंतिम प्रहार, जहां पर हमने विदेशी सामानों को पसंद करना शुरू किया, उनको प्राथमिकता देनी शुरू की। पतलून की ताक में लंगोटी भी गई, डबल रोटी की ताक में रोटी भी गई। मैं इसे पुनः दोहराता हूँ, किसी का बड़ा प्रसिद्ध शेर है, पतलून कोट की ताक में लंगोटी भी गई। यानी हमने विदेशी कपड़े लेने की कोशिश की, परिणाम क्या रहा कि हमने अपनी धोती भी खो दी। डबल रोटी की ताक में रोटी भी गई। हमने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए, भेजे गए सस्ते मजबूत सामान के डबल रोटी जैसी चीज़ को पसंद किया। परिणाम क्या रहा कि हमको अब रोटी भी नसीब नहीं हुई और वह देश जो सोने की चिड़िया था 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी आते आते गरीब देशों में गिना जाने लगा। जैसा बताया कि आधुनिक उद्योग कुछ भारत में आए,
ये तो एक अच्छी चीज़ हुई, लेकिन वो सारे उद्योग इंग्लैंड केंद्रित थे। उदाहरण के लिए जैसा बताया, जूट उद्योग भी है, कॉटन उद्योग भी था और कोयले का भी उद्योग था, और साथ ही नील और ये सब बाकी चीज़ें तो थी। तो ये उद्योग अंग्रेज़ों के अपने स्वार्थ के लिए भारत लाए गए, लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें थीं, जो दिक्कतों का वर्णन मैंने कर दिया है। और एक उसमें बहुत बड़ी बात ये थी कि ऐसे उद्योग थे जिसका कोई एक पक्का ढांचा नहीं था। ये सब एक तात्कालिक स्तर पे बने हुए थे, कोई इसकी औद्योगिक व्यवस्था नहीं थी। इस तरह के उद्योगों ने भारतीय समाज को भी दो भागों में बांट दिया। ये बहुत बड़ा असर था, एक मजदूर वर्ग और दूसरा उद्योगपति। अंग्रेज लोग उद्योगपति बने रहे और बाकी सब मजदूर कहलाए। तो हर तरफ मजदूर मजदूरी, यह एक सामान्य बात हो गई। तो ये बहुत बुरा असर अंग्रेजी अर्थव्यवस्था का भारत में लादने पर हुआ। एक और कारण, जैसा आपने देखा कि किस प्रकार रैयतवारी, महलवारी, जमींदारी, ये व्यवस्थाएं भारत में लागू की गई जमीन के बंदोबस्त के संबंध में, जिसका असर क्या हुआ, इसमें जमीन जब नीलाम की जाने लगी और नीलाम करने की प्रक्रिया और दायरा जब बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि अकाल होता था, जमींदार समय पे टैक्स नहीं दे पाते थे, तो ज़मीन फिर से नीलाम हो जाती थी। तो इस नीलामी और पुनर्नीलामी का असर ये हुआ कि बहुत सारी ज़मीन ऐसे लोगों के पास चली गई, ऐसे लोगों ने खरीदी जिनका कृषि से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो वहाँ रहते भी नहीं थे। ऐसे लोगों ने ज़मीन खरीदी, गांव खरीदे जो रहते थे शहर में, और मजदूरों को खेती करने के लिए ज़मीन दे देते थे। उनका कृषि से कोई वाक़या नहीं था, बस ये तय था कि मजदूरों से वे वर्ष के अंत में इतना किराया लेंगे, इतना टैक्स लेंगे, इतना कर लेंगे, और ये उसकी एवज में, ये नए ज़मींदार उसकी एवज में अंग्रेज़ों को टैक्स देंगे। तो बहुत शोषण बहुत बढ़ गया। कृषि में किसी तरह का सुधार ना करके ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, गैर उपस्थित जमींदार, शहरों में रहने वाले धनाढ्य वर्ग के लोग जिन्होंने ज़मीन खरीदी, उनका कृषि से कोई ताल्लुकात नहीं था, कृषि वैसे ही गिरावट में थी और गिरने लगी। और ये नए ज़मींदार जो थे, ये किसानों के हित में कभी सोचते नहीं थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 50% ज़मीन ऐसे लोगों के पास थी जिनका कृषि से कोई वाक़या नहीं था। ये वहीं गांव में कभी रहते नहीं थे, शहर या उसके आसपास रहते थे। जिनका कृषि से वाक़या नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या यदि 50% हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि एक कृषि प्रधान देश का क्या हश्र हुआ होगा। और आज उसी की परिणति हम लोग देख रहे हैं। अंतिम बिंदु जो राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बना, वह है बढ़ते हुए अकाल। अकाल स्वयं में कारण नहीं थे। अकाल तो ये सब 6 कारणों के कारण हुए जो हम ऊपर पढ़े हैं, जो यहाँ पर हमने पढ़ा है। चाहे वह ग्रामीण विघटन हो, चाहे वह कारीगरों का लुप्त होना हो, चाहे वह कृषि का रुक जाना हो, चाहे वह उद्योगों का समाप्ति हो, जो भी कारण आप देखें, उसकी परिणति किस रूप में हुई? बहुत अकाल पड़े। 1860 से लेकर 1900 तक, सन 1860 से 1900 तक के अंग्रेजों के द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ भारतीय मौत के मुंह में समा गए अकाल और भूखमरी के कारण। अकाल क्या होता है?
जहाँ पर कृषि की व्यवस्था ना होने के कारण खेती नहीं हो पाती। खेती नहीं होती तो किसान जो वहाँ पे मजदूर के रूप में अब कार्य कर रहा है वह कुछ कमा नहीं पाता। वह कुछ कमा नहीं पाता तो वह क्या करता है, ज़मीन को रखने के लिए जो किराए पे लेके रखी है, ज़मीन को बनाए रखने के लिए अपने से वो किराए पे वह साहूकारों से पैसा लेता है। साहूकार एक ऐसा वर्ग सामने आया जिसने किसानों को या ऐसे खेतीहर मजदूरों को ब्याज में पैसा देना शुरू किया। और चूंकि ये खेतीहर मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे, ब्याज की रकम की जानकारी इन मजदूरों को रहती नहीं थी। वे बेचारे ज़मीन को रखने के लिए, अपने पास बनाए रखने के लिए उधार लेते चले गए और इस प्रकार साहूकारों के चंगुल में भी पड़ते चले गए। तो ये नए वर्ग का जन्म होना बहुत बड़ा कारण। और इस प्रकार क्या हुआ कि जब वो खेती नहीं कर पा रहा है, जब बारिश नहीं हो रही है तो खेती नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है तो अकाल पड़ रहा है, अकाल से भूखमरी हुई। और इस प्रकार ये मैं संख्या पुनः बता दूं, 3 करोड़ लोग लगभग, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 25 से 28 करोड़ रही होगी। उस दौरान 25-28 करोड़ में 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए, अकाल से मारे गए। परिणाम क्या हुआ, इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश में, विशेष रूप से बॉम्बे और बंगाल में और उत्तर भारत में जहां अकाल पड़ा और लाखों की संख्या में लोग मौत के गाल में समा गए, निश्चित रूप से उन्होंने किसानों को विवश किया सोचने के लिए, इन मजदूरों को सोचने के लिए विवश किया कि कुछ किया जाए। पढ़े लिखे लोगों को विवश किया सोचने के लिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये अकाल क्यों पड़ रहा है, और कारण जानने की कोशिश की। तो इन 7 कारणों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई। इन 7 कारणों बिंदुओं के कारण देश जो सोने की चिड़िया था वह धरातल पर, रसातल पर पहुंच गया गरीबी के मामले में। और इस प्रकार ये जो कारण बने, ये आर्थिक कारण राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य कारण थे।